नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 103, ध्यान दीजिएगा, पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट फर्स्ट हल करेंगे। इसमें टॉप 80 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जो 6 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट ईयर का BD 102 का पेपर था, उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अपना पेपर चेक कर लीजिएगा। इतने ज़्यादा प्रश्न अपने टेस्ट से आए हुए हैं कि आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे अंक प्राप्त करें। यूनिट 5 से जो हम लोग लास्ट में टेस्ट किए थे उसी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए। मॉडल पेपर में त्रुटियाँ हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी है चेक कर लीजिए गूगल पे और टेस्ट देते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, अपना PDF लेकर जरूर पढ़िए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रहता है, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण, इसका यूनिट फर्स्ट मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। इसका पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। आ विषय, बा बालक, सा पाठ्यक्रम, दा ज्ञान। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो गया बा, बालक। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट सी टेट में पूछा जाता है। वर्तमान शिक्षा है। आ विषय केंद्रित, बा ज्ञान केंद्रित, सा छात्र केंद्रित, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्र केंद्रित। अर्थात वर्तमान शिक्षा जो है, मैंने पहले प्रश्न में ही देखा था, तो वर्तमान शिक्षा कैसी है? छात्र केंद्रित। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी किस सन में? उंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका पहला 1875 में, बा 1879 में, सा 1901 में, दा 1890 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा, 1879 में। ध्यान रखना आप लोग, 80 प्लस प्रश्न है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इससे बाहर यूनिट फर्स्ट से तो प्रश्न नहीं आए। इसे कल कुछ प्रश्न सिलेबस से उठा कर रख दिया था, बट अगर सिलेबस के अंतर्गत ही रहेगा तो यूनिट फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 प्रश्न रहेगा, अगर 75 में करना तो लोग परेशान मत होइए, काफ़ी प्रश्न बाहर से रखता ही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला आप लोग थोड़ा देखिएगा, इसका मनोवैज्ञानिक विलियम उंट ने सन 1879 में लिपजिग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। पूछा जा सकता है तो किस स्थान पर? तो जर्मनी। आप लोग ध्यान रखना और सन तो मालूम रहना ही चाहिए। असाधारण बालक में सम्मिलित है। आ प्रतिभाशाली बालक, बा निम्न बुद्धि बालक, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो असाधारण बालक, प्रतिभाशाली बालक और निम्न बुद्धि बालक दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। असाधारण बालक में प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक दोनों शामिल हैं। मनोवृत्ति में संघटकों की संख्या होती है। आ 3, बा 4, सा 6, दा 5। तो मनोवृत्ति में संघटकों की संख्या होती है कितना? इसका सही जवाब हो जाएगा आ 3। कौन कौन से? मनोवृत्ति में 3 घटक अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? आ गेस्टाल्टवाद, बा व्यवहारवाद, सा मानवतावादी, दा मनोविश्लेषणात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्का
स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? तो बा व्यवहारवाद। यूपी टेट सी टेट में भी प्रश्न आ चुका है। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन का विकसित किया। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन को विकसित किया जिससे वह कट्टरपंथी व्यवहारवाद कहते थे। उन्होंने प्रयोगशाला अनुसंधान मनोविज्ञान व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण स्कूल की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली मैंने लिख दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है। आ विश्वसनीयता, बा परिचालन, सा नियंत्रण, दा लचीलापन। शिक्षा मनोविज्ञान में अगर प्रयोग है तो उसका सबसे बड़ा गुण क्या होगा? विश्वसनीयता। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि परिचालन, नियंत्रण, लचीलापन ये सब थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है। आ आत्मनिष्ठ निरीक्षण, बा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? आत्मनिष्ठ मतलब आपके निजी विचार, और वस्तुनिष्ठ जो क्लियर है। जैसे वस्तुनिष्ठ अब लोग एग्जाम दे रहे हैं तो जो इसका आंसर सही है तो सही है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, जो आंसर सही है वो सबके लिए सही है, वो कोई गलत नहीं कर सकता। आत्मनिष्ठ मतलब आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के विचार अलग हो सकते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि में वही पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें सब दोनों सम्मिलित हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब जो लास्ट में एक आंसर आएगा तो फिक्स रहेगा कि यही होगा, लेकिन कुछ अलग लोगों के विचार अलग अलग भी प्रयोग हो सकते हैं अपने उनके निजी। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। आ भिन्नता, बा पुनरावृत्ति, सा प्रमाणीकरण, दा नियंत्रण की कठिनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है। भिन्नता हो सकती है, पुनरावृत्ति भी हो सकती है, प्रमाणीकरण भी हो सकता है, लेकिन नियंत्रण की कठिनाई ये नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब है 9 का दा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट का जितना संभव हो सकेगा, तो आप लोग साथ दीजिए। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जितना भी यूनिट कर सकें उससे बाहर प्रश्न न आए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, अपने दोस्त यार जो भी हैं सब तक कीजिए, क्योंकि अगर व्यू कम आता थोड़ा निराशा होता है। तो आप लोग मोटिवेशन बनाए रखिए, साथ दीजिए हमारा, पढ़ते रहिए और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता का मुख्य क्षेत्र है। आ अभिक्षमता का विकास, बा जीन का सिद्धांत, सा मस्तिष्क का विकास, दा इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता का मुख्य क्षेत्र है सा मस्तिष्क का विकास। शिक्षा में मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकी को विकसित करना, अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है। ध्यान रखना, मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को ध्यान रखना। मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो व्यवहारिक मनोविज्ञान की। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। मुझे लगता है एग्जाम निश्चित रूप से आएगी। जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है। आ छात्र समायोजन, आ छात्र समायोजन, बा अधिगम प्रक्रिया सीखना, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा, आ और बा दोनों। शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है छात्र के समायोजन का अध्ययन, अधिगम प्रक्रिया का सीखना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? कार्ल सेनिक द्वारा, बा टर्मन द्वारा, सा फिल्गर एवं विस द्वारा, दा वैरन द्वारा। तो यह कथन किसका है? 12 का सही जवाब हो जाएगा बा टर्मन का। अगला प्रश्न है, टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्धि अर्थात IQ कितना मानी है? आ 140 से कम, बा 140 या उससे अधिक, सा 110, दा 120। तो प्रतिभाशाली मैं पहले भी सेकंड ईयर में कर चुके हैं। तो प्रतिभाशाली जो होते हैं 140 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, श्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है। आ मानसिक असाधारण बालक, बा वाणी असाधारण बालक, सा शारीरिक
असाधारण बालक दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का दा। सिलेबिक ने असाधारण बालकों की श्रेणी सभी दी है। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा है। उच्चतम सीमा आ 79 IQ बा, 74 IQ सा, 89 IQ दा, 68 IQ। तो मानसिक दुर्बलता, ध्यान रखिए, जो मानसिक दुर्बल छात्र हैं उनकी IQ कितना होती है उच्चतम सीमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बा, 74 IQ। अगला प्रश्न है, मानसिक शील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आ 3 बा, 2 सा, 4 दा, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बा, 2 भागों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, विकलांग बालक हैं। आ गूंगे बा, बहरे सा, अंधे दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों के किस श्रेणी में आते हैं। आ मानसिक असाधारण बा, शारीरिक असाधारण सा, संवेगात्मक असाधारण दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्यात्मक बालक सभी में आते हैं दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की सीमा से अलग है। या कथन है। आ किर का बा, गलाधर का सा, क्रो एंड क्रो का जा, GD हंट का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल सबसे कम होता है, अर्थात सबसे जल्दी रिप्लाई करता है। आ प्रतिभाशाली बालक, बा मानसिक दुर्बल बालक, सा शारीरिक विकलांग, दा सामान्य बालक। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जो सबसे जल्दी रिप्लाई करता है वो प्रतिभाशाली बालक। उन्होंने बोल रहा प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है, मतलब जल्दी रिप्लाई करता है। अगला प्रश्न है, किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है। आ मानसिक दुर्बल बालक, बा बहरे बालक, सा प्रतिभाशाली बालक, दा उपयुक्त सभी। तो किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों में की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। जो मानसिक दुर्बल बच्चे होते हैं उनकी शिक्षण विधि कैसी है। आ कथन विधि, बा वाद विवाद विधि, सा प्रदर्शन विधि, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मानसिक दुर्बल व्यक्ति अगर मंदबुद्धि या कम उनका IQ है तो कथन विधि, वाद विवाद, प्रदर्शन विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लुइस ब्रेल टॉपिक है, आप लोग देख के जाइएगा प्लीज। आ अंधे बालक की शिक्षा, बा सामान्य शिक्षा, सा बहरे बालक की शिक्षा, दा उपयुक्त सभी। तो लुइस ब्रेल आप बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग पता ही होगा, GS में भी क्वेश्चन आता है इस तरह का। इसका सही जवाब है आ, अंधे बालक की शिक्षा। आंसर की डालने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं तो शाम को ही वीडियो डाल देते, अगले से आगे से आंसर की एग्जाम खत्म होने के बाद ही डालेंगे। बहुत टाइम वेस्ट होता है और फिर आप लोग पढ़ाई पे दिक्कत होता है, आप लोग टेस्ट, अब तक तो टेस्ट हो गया होता। अगला प्रश्न है, इसका नोट देख लीजिएगा आप लोग। लुइस ब्रेल ने ब्रेल पद्धति की आविष्कार, ध्यान रखना इस सन भी किस सन में किया गया था। लुइस ब्रेल ने ब्रेल पद्धति का इंपॉर्टेंट है, तो 1925 घटना, उसमें मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ, देख लेना आप लोग, नहीं गूगल पर सर्च कर लेना, मुझ पर विश्वास ना हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, लुइस ब्रेल ने ब्रेल पद्धति को आविष्कार कब किया था, 1925। और इसका ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। 2022 की थीम क्या है देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, जरूरी नहीं बट पूछ सकता है, तो आप लोग थीम देख के जाइएगा प्लीज। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है। आ पाठ्यक्रम का संविधिक, बा विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, सा तीव्र कक्षोन्नत, दा उपयुक्त सभी। 24 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। सर्वांगीण विकास का आशय है। आ मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है आ छात्र को पढ़ना लिखना सिखाना, बा छात्र को आध्यात्मिक सिखाना, सा आर्थिक नागरिक बनाना, दा बालक का समग्र विकास करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का दा, बालक का समग्र विकास बनाना, समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहां आ मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होते हैं, बा स्कूली शिक्षा में अनुभववादी शोध की जाती है, सा जीवों का अध्ययन किया जाता है, दा छात्र का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है जहां, इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, मनोविज्ञान के सिद्धांत पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, आ अधिगमकर्ता, बा शिक्षण, सा सोखना, दा उपयुक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का दा, उपयुक्त सभी, अधिगमकर्ता, शिक्षण और सीखना तीनों है। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता का प्रकार है, आ डिस्लेक्सिया, बा एलेक्सिया, सा डिस्प्रेसिया, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम निर्योग्यता का प्रकार 29 का दा, उपयुक्त सभी। सेकेंड ईयर में हम लोग 203 में कर चुके हैं इस तरह से, और पूछा भी गया था पीएड सेकेंड ईयर में, तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना कौन से प्रॉब्लम से क्या समस्या होती है। मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा पीडीएफ। आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना पर्सनल मत मांगा करिए प्लीज़, बार बार भेजने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या होती है, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाता है। 5 डिसफेसिया बोलने की समस्या, डिसप्लेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, 7 डिसथेमिया तनाव से संबंधित, ऑटिज्म में सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको प्लीज देख के जाइएगा, अगर इस तरह से है तो फिर पूछ सकता है। अगला प्रश्न है सभी अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे अपने शिक्षण कौशल का विकास होता है, बा बच्चों के बारे में समग्र विकास होता है, सा छात्रों का संबंध और अनुशासन बनाए रखने का विकास, दा शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, आ व्यवहारिक विज्ञान, बा आदर्शमूलक विज्ञान, सा अनप्रयुक्त विज्ञान, दा सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सा अनप्रयुक्त विज्ञान। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान है, आ टालमैन, बा स्किनर, सा हल, दा गुथरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बा स्किनर। अगला प्रश्न है किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है, आ सामाजिक जीवों की प्रकृति एवं विकास, बा बच्चों का आचरण, सा मानव योग्यता का प्रकार, दा मानव की प्रकृति और व्यवहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा मानव की प्रकृति और व्यवहार। अगला प्रश्न है किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, आ मॉर्गन, बा वाटसन, सा मैकडूगल, दा वारेन। कल के पेपर में तो बहुत ज़्यादा कथन टाइप से पूछ लिया था, और कथन बड़ा टफ होता है, फिर भी आप लोग जो आए हुए कथन है जो महत्वपूर्ण लगे उसे बार बार कहीं लिख कर पढ़िए तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। 34 का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा वाटसन। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है, आ तुलनात्मक मनोविज्ञान के रूप में, बा प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में, सा सामान्य मनोविज्ञान के रूप में, दा बा तथा सा दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा बा और सा दोनों। अगला प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है, आज सूचना की अविश्वसनीयता, बा व्यक्तिक कारकों का प्रभाव, सा अधिक समय तथा भ्रम श्रम, दा उपयुक्त सभी। तो 36 का व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है? आ विज्ञान, बा समाज, सा मानसिक जीवन विज्ञान, दा जादू विज्ञान। तो मनोविज्ञान का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, मानसिक जीवन विज्ञान अर्थात साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? आ मानसिक कार्य, बा मानसिक स्थिति, सा मानसिक प्रकार, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है? आ व्यवहार, बा संस्कृत, सा धर्म, दा उपयुक्त सभी। मैंने पहले ही आंसर शुरू में बता दिया था। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ व्यवहार। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने विधिवत रूप से रखी? आ थॉर्नडाइक, बा गहने, दा सा स्टैनले हॉल, दा ड्यूबी। इसका सही जवाब हो जाएगा सा स्टैनले हॉल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैनले हॉल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति है? आ अरस्तु, बा प्लेटो, सा जॉन लॉक, दा ड्यूबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सा जॉन लॉक। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार हैं? आ सैद्धांतिक मनोविज्ञान, बा सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान, बा व्यवहारिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान, सा सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान, दा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना मनोविज्ञान के कितने प्रकार होते हैं मुख्यतः, ये भी प्रश्न बन सकता है। कितने होते हैं? 2। और दोनों कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान। आप लोग ध्यान रखो, आराम से याद कर सकते हो। जो मनोविज्ञान किससे जुड़ा है? व्यवहार से। तो और सिद्धांत भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक और व्यवहारिक मनोविज्ञान से। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान है? आ समर्थक विज्ञान, बा आदर्श सूचक विज्ञान, दा सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षण से, अधिगम से, आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता क्या है? आ आत्ममूल्यांकन का भाव, बा आत्मविश्वास की कमी, सा आत्मबल की कमी, दा तो सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दा सभी। जब मंद बुद्धि बालक होता है, आत्मविश्वास आत्ममूल्यांकन नहीं कर पाता, आत्मविश्वास की कमी होती है, आत्मबल की भी कमी होती है, तो दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 26 बुद्धिलब्ध से नीचे वाले बालक सीखने में बिल्कुल असमर्थ, सीमित शब्द भंडार, एकाग्रता कम, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूर्ख बालकों का बुद्धिलब्ध होती है? आ 50 से 70, बा 26 से 49, दा 25 से इससे कम, दा 80 से 83। तो जो मूर्ख होते हैं बालक, उनकी बुद्धिलब्ध कितनी होती है? 25 से 49। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बा 26 से 49। हालांकि मॉडल पेपर में देखेंगे तो उसमें आ दिया है, लेकिन वो गलत है। अगला प्रश्न है, अब देख लीजिए, मैंने लिख दिया जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। जर्मनी मनोवैज्ञानिक, ये भी ध्यान रखना कि विलियम स्टर्न कहाँ के थे, तो जर्मनी की, कभी पूछ लेता था देश। तो जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने IQ का सूत्र प्रतिपादित किया। तो IQ बुद्धिलब्ध का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने। लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दिया कौन? टर्मन महोदय ने। और उन्होंने क्या किया, जो विलियम स्टर्न थे, इन्होंने जो सूत्र दिया था IQ का MA/CA दिया था, ध्यान रखना, 100 नहीं किया था। लेकिन जो फिर स्टर्न महोदय इन्होंने संशोधित किया और सूत्र दिया MA/CA, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पर कोष्टक रहेगा, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100, MA/CA इंटू 100। भूलना नहीं, ये प्रश्न पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। तो सूत्र को टर्मन बुद्धिलब्ध सूत्र भी कहा जाता है इसे।
अगला प्रश्न है, ओमरोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि से सार्थक रूप में होता है। आ निम्न बा उच्च सा सर्वोच्च दा इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक रूप से दुर्बल बालक होता है औसत बुद्धि से सार्थक रूप से क्या होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों का की आमतौर पर होगी आ उच्च तीव्र बुद्धि बा समायोजन की समस्या नहीं बा समकालिक व्यक्तित्व दा जीवन के प्रति सकारात्मक सोच। तो प्रतिभाशाली बालक की जो आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ, उच्च तीव्र बुद्धि होती है। समायोजन की समस्या तो किसी को भी हो सकती है। विकलांग बच्चों में, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सामाजिक सोशल से जो जुड़े हुए प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। विकलांग बच्चों में अधिगम कम होता है। आ गति नियंत्रण बा अत्यधिक क्रियाकलाप सा सामाजिक समायोजन विवेचना दा विचार शक्ति में सही। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सामाजिक समायोजन विवेचना। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो हमने पहले ही बता दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का बा, 1825 में। लुई ब्रेल ने 1825 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। या नेत्रहीनों से संबंधित, ये भी पूछा जाता है ब्रेल लिपि किससे संबंधित, नेत्रहीन से, न कि अन्य दिव्यांगजनों से। तो श्रवण असमर्था वाले बालक होते हैं चिन्ह भाषा में प्रवीण बा अंगुली उच्चारण में प्रवीण सा आ और बा दोनों दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। आ शैक्षिक बहरापन बा आंशिक बहरापन सा पूर्ण बहरापन दा इनमें से कोई नहीं। तो अगर 70% से अधिक क्षति है श्रवण शक्ति में तो क्या कहलाएगी, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा आ, शैक्षिक बहरापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आ श्रेणिकता में प्रतिभाशाली निहित होती है। बा प्रतिभाशाली बालक श्रेणिक भी हो सकता है। सा प्रतिभाशाली और श्रेणिकता दोनों साथ संबंधित प्रत्यय हैं। दा सृजनता और प्रतिभाशाली में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, आंशिक अंधे बालकों की चॉक बोर्ड का रंग होना चाहिए। तो जो आंशिक अंधे बालक हैं उनके चाक बोर्ड का रंग कैसा, जो चाक है उनका जो बोर्ड पर लिखा जाने वाला चाक है किस कलर का होना चाहिए। आ काला बा सफ़ेद सा भूरा दाल लाल। तो काला रहेगा तो भी प्रॉब्लम रहेगा, सफ़ेद रहेगा तो हो सकता प्रॉब्लम हो, तो लाल भी हुआ तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है आंशिक अंधे को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सा, भूरा होना चाहिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। आ मौलिकता बा आनंद वित्ती सा सामान्यीकरण दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का दा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना इस यूनिट से अगर आप PDF पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाएगा जो शायद कोई कर पाए, बट जो करने के लिए आएगा वो यहीं पर देखिएगा। मॉडल पेपर भी आप पढ़ें तो कोई बात नहीं, बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन मॉडल पेपर में गलत दिया है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया है। अधिकम विकलांग बच्चों अधिकतर आक्रामक होते हैं। बा निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। साथ संगत होते हैं। दा संगठित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सही जवाब बा, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अधिकम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के लिए सर्वोच्च निकाय है। आ लिटिल फ्लावर कन्वेंट का शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र बा भारतीय पुनर्वास परिषद। सा अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान। दा अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का दा, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। ये संस्थान है कहाँ पर, प्रश्न भी आ गया है। अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिसपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का बा, मुंबई। अगला प्रश्न है,
सब नोट देख लीजिएगा आप लोग। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई में है, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। हालांकि मुश्किल है पूछना, बट स्थान पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया। आ गेस्टाल्टवाद, मानवतावाद, सा व्यवहारिक दा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न रिपीट कर दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा सा व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, आदेश शरीर की दुर्बलता कहलाती है। आ पक्षाघात, बा एकांगघात, सा चतुर्घात, दा, इनमें से कोई नहीं। तो आधे शरीर की दुर्बलता क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ पक्षाघात। अगला प्रश्न है, एक अंग की दुर्बलता क्या कहलाती है? पक्षाघात, एकांगघात, अधरांगघात, दा, चतुरंगघात। इसका सही जवाब हो जाएगा एक अंग की दुर्बलता बा एकांगघात। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों का अध्यापन में अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कितना होगा? जो बालक नॉर्मल होते हैं उनका 1:40 है। नई शिक्षा नीति में 1:30 रखा गया है, पॉइंट आप ध्यान रखना है। और जो इसमें है 1:10, 1:8, 1:4, 1:1। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा बा 1:8। देख लीजिए एक बार, आप चेक कर लीजिए, कहीं कहीं 1:5 में दिखा रहा था, तो ये भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बा 1:8। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि लब्ध वाले बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। आ 120, 139, बा 80, 89, सा 70, 69, दा 110, 119। तो टर्मन के अनुसार जो उत्कृष्ट बुद्धि लब्ध वाले बालक हैं उनकी बुद्धि लब्ध कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का दा 110 से 119। अगला प्रश्न है, अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः आ मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, बा भाषा संबंधी कठिनाइयों का शिकार होते हैं, सा अलाभान्वित वातावरण का होता है, दा गामच्छत से पीड़ित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, अधिगम अयोग्यता, ध्यान रखना, अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति। इसका सही जवाब आ। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। आ व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान, बा परीक्षण, सा शिक्षण, दा व्यक्ति की समस्याओं की पहचान। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का दा व्यक्ति की समस्याओं का पहचान। नैदानिक, ध्यान महत्वपूर्ण है, नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो व्यक्ति की समस्याओं की पहचान के लिए। पॉइंट याद रखना आप लोग। दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है। आ मंदबुद्ध बालक के लिए, बा औसत बालक के लिए, सा प्रतिभाशाली बालक के लिए, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा प्रतिभाशाली बालक हेतु। आप लोग स्पीड तेज होगी तो स्लो कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? आ मूर्त विषय, बा अमूर्त विषय, सा आ व दोनों, दा मूर्त तथा सरल। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा बा अमूर्त विषय। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है? आ साक्षात्कार, बा प्रश्नावली, सा पर्यवेक्षण, दा सूची। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सा पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है। आ कक्षा का बेहतर वातावरण, बा बेहतर विद्यालय भवन, सा प्रभावी अध्यापन, दा उपयुक्त पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता क्या है? सही जवाब हो जाएगा आ कक्षा का बेहतर वातावरण। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक है। आ जाति व्यवस्था, बा वर्ग व्यवस्था, सा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, दा सामाजिक अध्ययन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? आ शिक्षा की, बा मनोविज्ञान की, सा भौतिक विज्ञान की, दा जीव विज्ञान की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा मनोविज्ञान की है, तो मनोविज्ञान की शाखा होगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आ आनुवंशिकता, बा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का, दा सा भौतिक विज्ञान, दा आध्यात्मिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का बा सीखने सिखाने की
प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा किसने दिया? आ स्किनर, बा वुडवर्थ, सा स्टेनले हॉल, दा चैपलिन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का आ स्किनर का। कल कथन बहुत ज़्यादा पूछा था, जो 6 तारीख को पेपर था वीडियो 102, तो आप लोग कथन जरूर देख के जाइएगा, जो कुछ कथन तो देख के ही जाइएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र छोटा एक बड़ा है। तो आ अधिक व्यापक, बा अधिक विस्तृत एवं व्यापक, सा संकीर्ण, दा अधिक विस्तृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान। जाहिर सी बात है, अगर मनोविज्ञान जुड़ रहा तो उससे बड़ा ही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, ज़्यादा विस्तृत, मतलब अधिक विस्तृत, ज़्यादा बड़ा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है? आ अधिक व्यवहारिक, बा अधिक सैद्धांतिक, सा निष्क्रिय, दा इनमें से कोई नहीं। 76 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, लेकिन स्वरूप कैसा है? तो अधिक व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण विकास है, मतलब सब कुछ विकास में क्या है? साध, साधन, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ। 77 का सही जवाब आ, सर्वांगीण विकास है साध। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब था आ, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है। आ प्रयोगशाला विधि, बा सा संबंधात्मक अध्ययन विधि, सा क्षेत्र अध्यापन अध्ययन विधि, दा व्यक्ति अध्ययन विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का आ, प्रयोगशाला विधि। ध्यान रखना, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इस यूनिट को मैंने इस तरह से बनाया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन इस तरह से बनाया है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा बस। तो प्रयोगशाला विधि का आधार है आ निरीक्षण, बा प्रश्न, सा सामाजिक कथन, दा इनमें से कोई नहीं। 79 का सही जवाब हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि का आधार क्या है? आ निरीक्षण। में थोड़ा स्पीड तेज कर दिया है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, इससे और यूनिट भी बना सकूं। तो अगला प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है। आ मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए, बा प्रतिभावान बालकों के लिए, सा समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी, व्यक्ति इतिहास विधि तीनों। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला? आ टर्मन, बा शेगविन, सा विने, दा ट्यूबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का बा शेगविन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है, इस पॉइंट को भी बार बार आ रहा, थोड़ा ध्यान रखना। व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है आ नैदानिक विधि, बा उपचारात्मक विधि, सा खोजी विद्या, शिक्षण विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का आ नैदानिक विधि। हम लोग देख चुका है, पढ़ चुके हैं, तो नैदानिक विधि भी याद रखना आप लोग क्या है। अगला प्रश्न है, वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है। 85 क्वेश्चन है, आप लोग परेशान मत होइएगा। वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है आ आश्रित चर परिवर्त, बा स्वतंत्र चर, सा मध्य चर, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं, तो बा स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आ दूसरों द्वारा, बा पशुओं द्वारा, सा स्वयं अपने द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयं अपने द्वारा। अगला प्रश्न है, परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है? आ कल्पना, बा स्मृति, सा संज्ञानात्मक कौशल, दा सृजनशीलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है? सही जवाब हो जाएगा दा सृजनशीलता। ध्यान रखना, जो अगला हम लोग यूनिट करेंगे 103 का ही, अधिगम एवं शिक्षण, यूनिट 2 बुद्ध एवं संरक्षता। तो प्लीज आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार, फ्रेंड सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, पेपर 103 का यूनिट फर्स्ट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना मेहनत किया हूँ इसमें, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करूँगा। और जो यूनिट 2, 3, 4, 5 है, लेकिन इस यूनिट में PDF पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। मॉडल पेपर कोई क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना। बहुत क्रॉस चेक करके बनाया गया है, टाइम लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इतना उपकार कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, एहसान कीजिए और साथ दीजिए। तो बार बार मैं वीडियो हर पेपर का बनाता रहूँगा। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, व्यू नहीं आता, निराशा होती है।
तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक और मॉडल पेपर को रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे। और मेरी PDF ध्यान रखना, भूलना नहीं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF लेकर जरूर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कल यूनिट 5 से आप खुद देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं अगेन कह रहा हूँ, पेपर 102 का आंसर की सोल्यूशन अर्थात अपलोड कर दिया गया था, आप लोग मिला सकते हैं या फिर दोस्त यार जो भी उनको भेज सकते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन में संदेह है, मैंने बता भी दिया कि दोनों ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, बाकी प्रश्न ठीक है। तो आप 95-97 प्रश्न उसको ठीक मान सकते हैं परसेंटेज एक्यूरेसी। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा। और पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मत मांगिए प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।